नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक लिंग, वचन और कारक के संबंध में पढ़ाऊंगा। देखिए, इस टॉपिक के संबंध में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हल करने में ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लिंग किसे कहते हैं। देखिए, लिंग का संबंध सीधा सीधा संज्ञा से होता है। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति व पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, देखिए, हिंदी भाषा में 2 ही लिंग मान्य है, बाकी अन्य और भाषाओं में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जड़ यानी नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में जो है वो 2 ही प्रकार के लिंग हैं। तो प्रकार देखिएगा 2 हैं, जैसे देखिएगा एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है। तो पहला क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। ओके, देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होंगे? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हों, ये स्त्री जाति का ज्ञान कराते हों। ओके, और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ओके, इसके अलावा देखिएगा कि लिंग की जो पहचान है वो 3 आधार पर की जा सकती है। अगर आप इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे, या आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। नंबर 1 आता है रूप के आधार पर ध्यान देना पड़ेगा, रूप के आधार पर, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ओके, देखिए, ये दोनों तो बहुत ही आसान है ना। जैसे देखिए, अर्थ के आधार पर जो कुछ शब्द होते हैं ना, कवि, कवयित्री, साधु, साध्वी, महान, महती, वो सभी अर्थ के आधार पर होते हैं। महान तो महान पुल्लिंग है और महती इसका स्त्रीलिंग है, जैसे साधु और साध्वी। ओके, योगी और योगिनी। ओके, कवि और कवियत्री, ये सभी क्या है, अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की पहचान की जा सकती है। प्रयोग के आधार पर देखिएगा, एक तो विशेषण ध्यान रखना पड़ेगा और कारक चिन्ह, इनको ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा, जैसे राम की पुस्तक, तो यहां देखिए कारक चिन्ह क्या है, की। तो की जो है वो पुस्तक के लिए है, तो पुस्तक क्या हो गई, यहां पर स्त्रीलिंग हो गई है। या एक और उदाहरण देखिए, राम का धनुष, तो का धनुष है, तो आप देखिएगा, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। या राम की तलवार, तो आप देखिए की है, तो फिर तलवार वो स्त्रीलिंग में है। या राम का चाकू या भाला। ओके, तो ये क्या है, का है ना, कारक चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब रूप के आधार पर जो है ये महत्वपूर्ण है। रूप के आधार पर जो है क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखिए कि व्याकरणिक बनावट कैसी है। दूसरा ध्यान देना पड़ेगा कि
कौन सा प्रत्यय का प्रयोग है, प्रयोग किया गया है। और तीसरा ध्यान देना पड़ेगा कौन सा स्वर है। ओके, यानी किस स्वर का प्रयोग किया गया है उस शब्द में। तो इसके आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की पहचान की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है ये पुल्लिंग शब्द पढ़ते हैं और इन्हीं आधारों पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं पुल्लिंग शब्द को। पुल्लिंग शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अंत में अ या आ होता है। पहले तो ये समझिए, तो इन्हें अकारांत और आकारांत भी कहते हैं। अ अंत में लगता हो, आ अंत में लगता हो, वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। दूसरी पहचान है इसकी कि जिन शब्दों के अंत में भाववाचक संज्ञाएं होंगी और उन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में कुछ इस तरह के अक्षर होंगे या इस तरह के वर्ण होंगे। त्व, व, य। पहले तो ये देखिएगा, गुरुत्व, तो ये त्व है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पुल्लिंग शब्द है। ओके, व, गौरव, तो आप देखिए व है लास्ट में, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ। और यह देखिए शौर्य। ओके, तो इसके अंत में क्या है, यह है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अन्य और शब्दों के अंत में जो पुल्लिंग शब्द होंगे उनके अंत में होगा पा, पन, आव, आवा, खाना। देखिए अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए पा यानी बुढ़ापा या मोटापा, और पन देखिएगा बचपन, ओके, बूढ़ापन, घुमाव, भुलाव, झुकाव, ये सभी क्या हो गए हैं, आव इसके अंत में है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से देखिए खाना यानी पागल खाना, दवा खाना, ये सभी शब्द क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, तो इसको पहचानने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अकारांत या आकारांत या भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में ये त्व, व, य या पा, पन, आव, आवा या खाना ये शब्द होते हैं, वो सभी क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। इसके अलावा देखिए कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। ओके, तो ये साथ साथ भी नोट कर लीजिएगा, सदैव पुल्लिंग शब्द। ओके, तो देखिए कौन कौन से शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 है देशों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों के नाम, ये भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन कुछ अनाज हैं जो स्त्रीलिंग में भी होते हैं, जैसे मक्की, सरसों, अरहर, इनको छोड़ करके बाकी जितने अनाज हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे। इसके अलावा ग्रहों के नाम, दिनों के नाम या धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में से देखिए चांदी को छोड़ करके बाकी जितने भी धातु हैं वो सभी सब क्या है, पुल्लिंग है। महीनों के नाम, महीनों के नाम में भी देखिए जनवरी, जनवरी, फरवरी और मई को छोड़कर बाकी जितने भी महीनों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम भी हमेशा वो पुल्लिंग में लिए जाते हैं हिंदी भाषा में, या पुल्लिंग में होते हैं उनके नाम। ओके, तो ये सभी हमने पढ़े क्या है, पुल्लिंग शब्द। ओके, और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है।
देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो है हमने ये पढ़ा है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हों वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान में जो है आकारांत शब्द, ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग हो सकते हैं, ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग हो सकते हैं। अब देखिए अकारांत शब्द कौन कौन से हैं? ममता, रीता, सीता, रम्या, रमा, मीना, रीना, ये सभी शब्द क्या है? आकारांत है। इन सभी शब्दों के अंत में क्या है? आ लग रहा है। इसके अलावा देखें ईकारांत शब्द जो हैं वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके, जैसे देखिए रीति, तिथि, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और हानि। लेकिन यहां एक बात नोट करने लायक है, कुछ शब्द जो ईकारांत होते हैं यानी छोटी ई होती है उनमें लास्ट में, फिर भी वो स्त्रीलिंग नहीं होते यानी वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखें कवि, रवि, कपि, ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग। ओके, तो ये इसमें आप नोट करके रखिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं ईकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत शब्द जो है देखें नदी, टोपी, रोटी, ये सभी क्या है? ई यानी बड़ी ई है आखिर में। ये भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ भी अब एक और नोट करने लायक बात है कि कुछ शब्द होते हैं जो ईकारांत तो होते हैं यानी कि बड़ी ई होती है उनमें आखिर में, लेकिन फिर भी वो स्त्रीलिंग नहीं होते हैं यानी वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथी, पानी, दही। ओके, ये सभी क्या हैं? ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, तो इस बात को नोट करके रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा स्त्रीलिंग शब्द और कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में कुछ खास या विशेष प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? देखिए ईया, आवट, आहट, ई। अब देखिए इन प्रत्ययों को ध्यान में रखना हो और इनके संबंध में शब्द रखने हो। जैसे ईया है तो क्या है? बिटिया। आवट है तो क्या है? मिलावट। ओके, इसी तरह से आहट है तो घबराहट। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। पक्षी, पक्षी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। संतान, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, मक्खी, ये सभी क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। ओके, अन्य और शब्द भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे भाषा के नाम या भाषाओं के नाम, या लिपियों के नाम, नदियों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं। इसके अलावा देखिए और भी महत्वपूर्ण है स्त्रीलिंग के लिए। देखिए कुछ जो मसाले होते हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखें लौंग, इलायची, मिर्च, धनिया, कॉफ़ी। कुछ आभूषण जो है वो भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे ये तो आप जानते ही हैं साड़ी, पगड़ी, पगड़ी भी स्त्रीलिंग है, टोपी भी स्त्रीलिंग है, नथ, हंसुली, ओके, कमीज। जो सब्जियां हैं यानी आहार जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे सब्जी और दाल, पूरी,
कचौरी, रोटी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां नोट करने लायक बात और है, हलवा, रायता, अचार, ये क्या है? ये है पुल्लिंग शब्द है। ओके, देखिए तो लिंग का जो टॉपिक है वो इतना ही था। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वचन। तो देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं वचन। सबसे पहले ये देखिएगा कि वचन किसको कहते हैं। वचन शब्द का वो रूप है जिससे संज्ञा या किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। ओके, तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। ओके, अब देखिए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ के एक होने का ज्ञान होता है उसे कहते हैं एक वचन, और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के एक से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे कहते हैं बहुवचन। तो वचन के कितने प्रकार हुए? दो। पहला कौन सा है? एक वचन। और दूसरा टाइप कौन सा होता है? बहुवचन। बहुवचन। ओके, ये शब्द के अर्थ से ही पता चल जाता है। बहुवचन मतलब एक से अधिक, और एक वचन यानी सिर्फ सिंगुलर नंबर। ओके, अब देखिए जो एक वचन और बहुवचन होते हैं ये तो आसान है समझने के लिए। जैसे देखिए गाड़ी, ओके, और पुरुष, पतंग, महिला इत्यादि, ये देखिए ये क्या है? ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। और इन्हीं के ही जो है बहुवचन क्या होंगे? बहुवचन होंगे जैसे गाड़ियां, ओके, पुरुषों या पतंगे और महिलाएं। ओके, तो एक वचन का बहुवचन ये तो आसान है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो इनको समझ लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि कुछ शब्द जो सदैव एक वचन वाले शब्द होते हैं, सदैव एक वचन वाले शब्द, या हिंदी भाषा में जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से शब्द होंगे? सामान, वर्षा, पानी, जनता, सामान, वर्षा, पानी, सोना यानी गोल्ड, चांदी इत्यादि। देखिए तो ये शब्द क्या हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट क्या है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, समझ गए? जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से होंगे उनके उदाहरण देखिएगा। जैसे लोग, लोग शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन, प्रजा, बाल, होश, ओके इत्यादि। तो ये सभी शब्द क्या है?
हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आंसू, हस्ताक्षर, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके एक वचन बताइए, या ये बहुवचन है या एक वचन है। ओके, तो आंसू और हस्ताक्षर। तो ये क्या शब्द हैं, हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, ये हेडिंग जो है यानी सदैव एक वचन वाले शब्द हिंदी भाषा में और सदैव बहुवचन वाले शब्द। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ शब्द क्या होते हैं जो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब हम आदर सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं या आदर प्रकट करते हैं, तो फिर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में इस तरीके का एक ये प्रचलन है, समझ गए। जैसे देखिए, तो पॉइंट क्या है कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है, जब आदर प्रकट किया जाता हो। ओके, जैसे महात्मा बुद्ध महान थे। ओके, तो थे से तो ये पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ महात्मा बुद्ध को जो है आदर और सम्मान करते हैं, तो उनको आदर और सम्मान जताने के लिए ये हैं का प्रयोग नहीं, मतलब थे का प्रयोग किया जाता है, यानी एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग कब, जब हम आदर प्रकट करते हैं किसी के लिए। ओके, या फिर अन्य और देखिएगा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो यहां पर भी जो है आप देखिए गांधी जी को हम अहिंसा का पुजारी मानते हैं, तो ये उनको आदर प्रकट करने के लिए फिर ये थे, ये एक वचन के स्थान पर या एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में इस तरीके का ये प्रचलन है, समझ गए। तो आगे और ऐसे कई और शब्द रख सकते हैं आप जो है। इसके अलावा देखिए हिंदी भाषा में जो है एक और स्थिति है, जब मालिक या कोई बड़ा व्यक्ति अपना बड़ापन या अधिकार जताता है, तो फिर वो मैं एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करता है। जैसे हम जा रहे हैं, मालिक अगर जो है घर से बाहर जाएगा और वो अपने नौकर को कहेगा कि वो जा रहा है, तो वो उनसे अपना बड़प्पन जताने के लिए ये मैं एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करता है। या हमें खाना ला दीजिए, ओके, ठीक, या हमें शांति का माहौल चाहिए। तो ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द जो हैं वैसे एक वचन के लिए हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए, लेकिन स्थिति क्या है कि मैं एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए, बड़प्पन जताने के लिए या अधिकार जताने के लिए। ठीक है, एक और जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। अनेक जो है ये एक का बहुवचन है। ठीक है, एक शब्द का बहुवचन होता है अनेक। ठीक है, कई लोग इसको क्या कहते हैं, अनेकों। तो अनेकों बिल्कुल गलत है। ठीक है, अनेकों ये बहुवचन नहीं, अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन है। तो एक का बहुवचन क्या हुआ, अनेक। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम ये लिंग और वचन के टॉपिक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। देखिए अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।